हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो फाइनल अकाउंट पे पोस्ट कर दिया है। यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 जिसमें फाइनल अकाउंट का बेसिक्स और ट्रेडिंग अकाउंट मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। आज जो है पार्ट 2 वीडियो का पार्ट 2 है फाइनल अकाउंट का। ठीक है, इसमें हम कौन सी बात करने वाले हैं? इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं और फाइनल अकाउंट के बेसिक बताते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आज जो है सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनल अकाउंट में यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि फाइनल अकाउंट में हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल, जूम कर देता हूं यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एंड लास्ट वन, फोर्थ, हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, ये चार चीजें हमें प्रिपेयर करनी होती है एवरी फाइनल अकाउंट के सम में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, और चौथा है बैलेंस शीट, जिसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, आज जो है हम ये तीन पार्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसके बेसिक से देखते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, फैक्ट्री अकाउंट होता है ना। उसको इजी फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, फैक्ट्री अकाउंट। उस अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ऑफिस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ऑफिस से रिलेटेड अकाउंट। यानी कि ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे और नुकसान होंगे या इनकम और गेन होगा, वो सब हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, गोल्डन रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा, इस पर भी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, जितने भी इनकम और मुनाफा होता है, गेन्स होता है, वो सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको शुरू करते हैं फॉर्मेट को। बट ध्यान रहे, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ किससे रिलेटेड आएगा, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे और इनकम आएंगे। ठीक है, तो देखो डेबिट साइड शुरू करते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या दिया है, सैलरी। तो जो ऑफिस सैलरी होगा, जो ऑफिस में एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनको सैलरी देना होगा, तो ये ऑफिस का खर्चा है, पीएनएल के डेबिट में जाएगा। है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीएनएल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं पीएनएल पीएनएल वर्ड यूज करूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो सैलरी पीएनएल के डेबिट में जाएगा। सैलरी एंड वेजेस, पहला वर्ड क्या दिया है, सैलरी, तो ये भी आपका पीएनएल के डेबिट में जाएगा। अगर वही इसको रिवर्स कर दिया जाए, पहले वेजेस होता एंड देन उसके बाद में सैलरी होता, तब वो कहां पे जाता, तब वो फैक्ट्री में चला जाता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहले क्या दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, इसलिए आप ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे। रेंट एंड रेट्स, ये भी ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस ऑफिस का खर्चा है, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है कंपनी, बिजनेस। ठीक है, इसलिए वो कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, सो दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस। ठीक है, टेलीफोन एंड पोस्टेज, ये भी ऑफिस का खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब बच्चे गलत समझते हैं कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पूरा शॉप, नहीं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, ठीक है, जैसे कि पेपर हो गया, पेंसिल, पेन, ठीक है, बाकी जो भी स्टेशनरी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, वो सारी चीजों पे खर्च हुआ है। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन,
जो सेल्समैन को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है। देन उसके बाद में दिया है डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का वर्ड का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आने वाले सम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन मीन्स विच reduce the value of asset, which reduce the value of asset, जो असेट की वैल्यू को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, जो असेट्स की वैल्यू को क्या करता है? कम करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर असेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, राइट? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। तो अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या होगी? कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा? लॉस होगा, है ना? और लॉस हम कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये सारा चीज हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। लोडिंग चार्जेस मतलब कि जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उनको लोड करने का चार्जेस। ठीक है, देन ऑडिट फीस, याद रहे ऑडिट फीस हम किसको देते हैं? ऑडिट फीस देते हैं ऑडिटर को। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल वर्क होते हैं, ऑडिटर। और ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर मतलब कि सीए, चार्टेड अकाउंटेंट को ही ऑडिटर कहते हैं। और सीए को फी देना पड़ेगा ना, बिकॉज वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है बिजनेस का। सो दैट्स व्हाई उस फीस को क्या कहेंगे? ऑडिट फीस। तो ये भी खर्चा है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉइज को एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ एक्सपेंस किए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट रहें और काम में उनका मन लगे। ठीक है, नेक्स्ट, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस। जो भी मशीनरी वगैरह होती हैं उनको रिपेयर करना, उनको मेंटेन करने के लिए खर्चे होते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, उस पर इंटरेस्ट क्या कर रही है? पेड कर रही है, तो ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है। ठीक है, डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना, सबको जोड़ के क्या कहा जाता है? उसे सन्ड्री एक्सपेंसेस या तो मिसलेनियस एक्सपेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अभी ऊपर हमने पढ़ा था, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो आने जाने का भाड़ा होता है, ठीक है, एम्प्लॉइज का या सेल्स पर्सन का, उसे कहते हैं कन्वेंस। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर। अगर मान लो कि ऑफिस बिजनेस में आग लग गई, ठीक है, और उससे कुछ नुकसान हो गया गुड्स को या फिर ऑफिस को, बिजनेस को, तो वो लॉस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब गुड स्टोलन या फिर कैश स्टोलन। ठीक है, मतलब कि चोरी हो जाना, अगर कोई सामान या कैश चोरी हो जाता है तो लॉस बाय थेफ्ट। लॉस इन एक्सीडेंट, अगर गुड्स एक्सीडेंट कुछ हो जाता है, गुड्स को अगर आप डिलीवरी कर रहे हो और बीच रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी एक तरह से बिजनेस का लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये भी बिजनेस का एक्सपेंस ही है, क्योंकि अगर आप फ्री में गुड्स बांटोगे तो एक तरह से आपके लिए लॉस ही होगा ना, तो ये भी डेबिट में आएगा। देन कमीशन अलाउड, आपने कमीशन दिया किसी को, ठीक है, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट आपने अलाउड किया, ठीक है, सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट पे आप बेच रहे हो सामान, तो ये भी क्या है? आपका एक्सपेंस है, लॉसेस है। अलाउंसेस, ठीक है, अगर आप किसी को क्या दे रहे हो? अलाउंस दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपका बिजनेस का लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट, यानी कि अगर आप बिजनेस को एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, उसका प्रचार कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो ये भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। कैरेज आउटवर्ड, अच्छा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है कैरेज इनवर्ड, ठीक है, और एक होता है कैरेज आउटवर्ड। तो याद रहे, कैरेज इनवर्ड किस में जाता है? ट्रेडिंग में जाएगा, और कैरेज आउटवर्ड किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? याद रहे, कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, याद रहे, कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। लेकिन सर इसको हम ट्रेडिंग में क्यों लिखते हैं और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों ऐसा? कैरेज इनवर्ड जो है, ये कैरेज इनवर्ड, जब आप रॉ मटेरियल खरीद के फैक्ट्री में लाते हो, जब आप रॉ मटेरियल खरीद के फैक्ट्री में लाते हो, उसके उस खर्चे को क्या कहते हैं? कैरेज इनवर्ड, इसीलिए उसे ट्रेडिंग में लिखा जाता है, फैक्ट्री में। लेकिन जब गुड्स रेडी हो जाने के बाद रॉ मटेरियल से आपने गुड्स किस में कन्वर्ट कर दिया? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, अब उसे मार्केट में सेलिंग पर्पस के लिए भेजा जाएगा, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को क्या कहेंगे? कैरेज आउटवर्ड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट, सेल्स चार्जेस। सेल्स चार्जेस यानी कि सेल के ऊपर अगर कोई चार्जेस पे किया गया है या एक्सपेंस इनकर्ड किया गया है। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स मींस
इररिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, इररिकवरेबल अमाउंट, मतलब कि जो पैसा रिकवर नहीं हुआ कस्टमर से। ठीक है, कि मान लो कि किसी कस्टमर को आपने उधारी सामान बेचा था, ठीक है, और उसने कहा कि मैं कुछ समय बाद आपको पैसा दे दूंगा, और कुछ समय बाद जब टाइम आया पैसे देने का तो वो भाग गया। ठीक है, तो आपका पैसा डूब गया ना, तो उसे कहते हैं बैड डेट्स। तो ये भी क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है। ठीक है, तो पीएनएल के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, एक तरह का टैक्स। अगर आप आउटसाइड इंडिया कोई सामान एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, सेल करते हो, तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है और उस पर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, टैक्सेस। बाकी के जो टैक्सेस होते हैं, बिजनेस को कुछ टैक्स पे करने पड़ते हैं, ठीक है, बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो भी पीएनएल के डेबिट में आएगा। जनरल एक्सपेंस, ये तो जस्ट नॉर्मली एक्सपेंस होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, जो फैक्ट मतलब जो ट्रेडिंग से रिलेटेड, मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, उसे ट्रेड एक्सपेंस कहते हैं। लीगल चार्जेस, यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी में अगर आप कोई चार्जेस पे कर रहे हो, उसे कहते हैं लीगल चार्जेस। प्रोफेशनल चार्जेस, यानी कि जैसे कि आप कोई प्रोफेशनल लोगों को फी दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि ऑडिट फीस हो गया, ठीक है, अगर आपने कोई एडवोकेट कर रखा है, ठीक है, उनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजों को क्या कहते हैं। जैसे कोई इंजीनियर हो तो उनको चार्जेस दे रहे हो, तो ये सब किसमें आता है, प्रोफेशनल चार्जेस में। देन बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस तो आपको पता ही है, ठीक है, बैंक से अगर कोई चार्जेस ले रहे हैं बैंक वाले, तो उसे बैंक चार्जेस कहते हैं। देखो अभी मैंने बात की ना एडवोकेट को, सॉलिसिटर फी, मतलब सॉलिसिटर का मतलब होता है एडवोकेट। ठीक है, तो अगर आप कोई एडवोकेट को फी दे रहे हो, ठीक है, पेमेंट दे रहे हो, तो उसे सॉलिसिटर फी कहा जाएगा। देन उसके बाद में सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। ठीक है, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सर सेकेंडरी वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब प्राइमरी पैकिंग चार्जेस भी होगा। यस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस कहां पर जाएगा, फैक्ट्री में, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। और सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस कहां पे लिखेंगे इसे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में। सर क्या होता है ये सेकेंडरी, ठीक है, जो गुड्स को और भी लाइक डिजाइनिंग उसका प्रॉपर करने के लिए या अच्छे से पैक करने के लिए जो एडिशनल पैकिंग की जाती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। ठीक है, देन उसके बाद में सेकेंड लास्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। ठीक है, फिक्स असेट को अगर आपने बेचा और वो बेचने पे क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस हो रहा है आपको बेचने पे, तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक्सपेंसेस सब लिखे हुए हैं। आई होप कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब समझ में आए होंगे फॉर्मेट के। ठीक है, ध्यान रहे, इतने सारे आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे सारे एक्सपेंसेस हैं, कैसे याद होगा। इसको याद नहीं करना है, इसको बस समझना है आपको कि ये सारे ऑफिस के खर्चे हैं। ठीक है, और ये पूरे के पूरे चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली, इसमें से गिने चुने ही आएंगे, तो आधे से भी कम आएंगे। ठीक है, सिर्फ 9 से 10 आइटम ही आते हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो पीएनएल का डेबिट आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पीएनएल के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या आएगा, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में सबसे पहले दिया है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कहाँ से आया, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, ठीक है, याद है, ये देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सी, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्लोज किया था, तो हमें यहाँ पे क्या मिला था, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन मिला था, राइट। तो ये जो हमें बैलेंस किस साइड मिला है, डेबिट साइड में बैलेंस मिला है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में बैलेंस मिला है, तो ये ट्रांसफर किस साइड होगा, क्रेडिट साइड में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आई बात समझ में, अगर डेबिट में बैलेंस मिलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे, तो ट्रांसफर कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे अगर मान लो ग्रॉस लॉस मिला होता, ठीक है, तो ये आपको किस साइड बैलेंस मिला, सर ये क्रेडिट साइड में बैलेंस मिला, तो ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर होगा। देखो यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पे उसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको ग्रॉस लॉस मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, और ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे डेबिट में मिला तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, और क्रेडिट में मिलेगा तो डेबिट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब शुरू करते हैं ट्रेड पीएनएल का क्रेडिट साइड। ठीक है, तो पीएनएल के क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। अच्छा पहले तो ये समझ लो कि पीएनएल के क्रेडिट में आता क्या है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पीएनएल के क्रेडिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं,
ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी इनकम और गेन्स हैं, फायदे हैं, ठीक है, और इनकम हो रहे हैं, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। तो पीनल का क्रेडिट बहुत इजी होता है। देखो सब में देखोगे तो रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव, रिसीव का मतलब क्या होता है, पैसा मिल गया, ठीक है। तो कमीशन रिसीव इनकम है ना, तो पीनल के क्रेडिट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। डिविडेंड रिसीव, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। तो डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड भी एक तरह का इनकम ही होता है जो शेयर्स के ऊपर मिलता है। जैसे कि मान लो आपने किसी कंपनी में, कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो कंपनी आपको हर साल डिविडेंड, हर साल इनकम देगी ना, ठीक है। तो वो इनकम के फॉर्म को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, मतलब वो इनकम के नाम को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट रेंट रिसीव, ये भी इनकम है पीएनएल के क्रेडिट में। देन सन्ड्री एंड मिसलेनियस रिसिप्ट, मतलब कि जो छोटे मोटे रिसिप्ट हैं उनका टोटल करके जो आपको मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, वो आपका पीएनएल के क्रेडिट में आ जाएगा। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अगर आपने असेट्स को बेचा और लॉस हुआ तो वो कहां पर आएगा, वो डेबिट में आएगा। देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो आपने कोई असेट्स बेचा और उस पर क्या हुआ, लॉस हुआ, तो वो डेबिट में आ गया। लेकिन वही अगर मान लो असेट्स को आपने बेचा और प्रॉफिट हुआ तो वो कहां पर आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां तक इनकम। सो आई होप कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पीएनएल के क्रेडिट में इतनी ही चीजें आती है, ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। ज्यादा आपको डेबिट साइड वाले पे ध्यान देना है। अब उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो देखो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करता हूं एंड सिमिलरली यहाँ पे भी सेम बैलेंस लेता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक फिगर ले लेता हूँ, ठीक है, कि क्रेडिट साइड का टोटल है मान लो 20,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 20,000, और डेबिट साइड का टोटल है मान लो 15,000, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल कितना है 15,000 और क्रेडिट साइड का 20,000। तो ज्यादा कौन सा हुआ, दोनों में से हैवी कौन सा है, ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड हैवी है। तो जो साइड ज्यादा अमाउंट होगा उसी को क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटल में लिखना है। मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा 20,000 और ये वाले टोटल में भी कितना लिखना है 20,000, ठीक है। अब दोनों जगह 20,000 लिख दिया। अब ये 20,000 में से क्या करेंगे, ये 15,000 को माइनस करेंगे, तभी तो हमें यहाँ पर बैलेंस मिलेगा ना। तो 20,000 माइनस 15,000, आपको बैलेंस कितना मिलेगा यहाँ पे 5,000, राइट, ठीक है। 5,000 का बैलेंस आ गया। अब देखो ये 5,000 जो बैलेंस आया है, ठीक है, आप ये समझो, अब पहले ये समझ लो वो नाम क्या लिखा है, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये समझो कि ये जो 20,000 था वो क्या था, 20,000 आपका तो इनकम का टोटल था ना, 20,000 किसका टोटल था, इनकम का टोटल था। और ये 15,000 किसका टोटल है, एक्सपेंस का टोटल है, एक्सपेंस और लॉसेस का। तो जब आपका इनकम 20,000 है और खर्चा जो है सिर्फ 15,000, तो ये 5,000 रुपए का क्या हुआ आपको। तो सिंपल सी बात है, जब इनकम 20,000 और खर्चा सिर्फ 15,000, तो ये 5,000 जो है आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट। तो इसे प्रॉफिट सिर्फ नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, टू नेट प्रॉफिट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो 5,000 रुपए यहाँ पे मिले हैं वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और ये 5,000 क्या कर होगा, सिर्फ एक पार्टनर को मिलेगा क्या, नहीं ना, दो पार्टनर है, तो ये दोनों पार्टनर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लो दो पार्टनर है, ठीक है, और दोनों आपस में आधा आधा बांट रहे हैं, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं पार्टनर का नाम ले लेता हूँ ए और बी, तो ए को कितना मिलेगा, ए को 2,500 मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा, बी को भी 2,500 मिलेगा। आई बात समझ में। जो भी उनका रेशियो होगा वो रेशियो में बांट देंगे। मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1:1, 50% 50% दोनों आपस में बांट रहे हैं, तो यहाँ पे 2,500। आई बात समझ में, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे आया, क्रेडिट साइड का टोटल कितना था 20,000, डेबिट साइड का टोटल था 15,000, 20,000 में से 15,000 गया तो 5,000 प्रॉफिट बचा, ठीक है। और 5,000 जो प्रॉफिट बचा है उसे क्या कहेंगे हम, नेट प्रॉफिट। और ये हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में, ठीक है। अच्छा सर ये अगर उल्टा हो जाए तो, लाइक यहाँ का 20,000 हो और यहाँ का 15,000, मतलब खर्चा 20,000 हो और इनकम 15,000, तो क्या होगा, लॉस होगा ना, कितने का, 5,000 का लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को क्या कहते हैं हम,
नेट लॉस, और वो 5000 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो सर 5000 का लॉस अगर यहाँ पे आया है तो वो भी तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर में बांटेंगे ना। ठीक है, ए को 2500 और बी को भी 2500 रुपया लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक है, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट जरूर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर? अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस तक यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये दोनों जो बैलेंस मिला है नेट प्रॉफिट, जैसे कि इसके बाद में क्या बनाना सिखाया मैंने। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मेट का नाम लिया था ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान लो यहाँ पे डेबिट और इस साइड क्रेडिट है। ठीक है, तो अपोजिट में ट्रांसफर होता है, राइट। तो अगर नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिला है तो ये पार्टनर्स कैपिटल के किससे ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और वही अगर नेट लॉस अगर हुआ हमें तो वो पार्टनर्स के किस साइड ट्रांसफर होगा, डेबिट में ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में, नेट प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में और नेट लॉस होगा तो डेबिट में। दोनों में से तो कोई एक ही आने वाला है ना। ठीक है, तो डेबिट में हुआ तो क्रेडिट में ट्रांसफर करो और क्रेडिट में हुआ तो डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बताया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब आते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्चुअली में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये है आपके सामने थर्ड अकाउंट। ठीक है, पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है ना, मिला। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिला था ना डेबिट में पीएनएल के, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और वही अगर क्रेडिट में नेट लॉस मिलेगा तो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे डेबिट, और अगर इधर मिलेगा तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले शुरू कैसे होता है। सो देखो पहले फॉर्मेट देख लो इसका, पर्टिकुलर और यहाँ पे दोनों पार्टनर का नाम लिखना है। ठीक है, तो जस्ट मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे दो पार्टनर ए और बी, फिर यहाँ पर भी ए और बी, क्वेश्चन में दिया होगा पार्टनर का। तो देखो डेबिट साइड पर्टिकुलर और दोनों पार्टनर का नाम, पर्टिकुलर दोनों पार्टनर का नाम, और ये रहा क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें ज्यादा चीजें नहीं आती है, बहुत रेयर चीजें ही आती हैं। ठीक है, सिर्फ 3-4 आइटम ही आते हैं। सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में अगर ओनर जितने भी पैसे इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में ओनर जितने भी पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल, राइट। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे बिजनेस है यहाँ पे और ये दोनों कौन है, ये दोनों ओनर है, दोनों कौन है, पार्टनर, ये दोनों कौन है, पार्टनर। ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है। तो ए ने बिजनेस में लगाया, मान लो ए ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए और बी ने बिजनेस में मान लो 2 लाख रुपए लगाए। ठीक है, तो टोटल बिजनेस में कितना रुपए लगा, 3 लाख, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है पार्टनर ने उसको यहाँ पे लिखना है, लेकिन नाम क्या लिखना है, कैपिटल नहीं लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख, तो 1 लाख लिख दो। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख, तो 2 लाख। आई बात समझ में। ठीक है, अब उसके बाद में बिजनेस में अगर फिर से पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया है, तो फिर से बिजनेस में लाएंगे और उसे लिखेंगे एडिशनल मेड। ठीक है, तो ये ज्यादातर पूछता नहीं है फाइनल अकाउंट में, बहुत रेयर आता है। अब उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, जितनी भी चीजें, ठीक है, जितनी भी चीजें बिजनेस पार्टनर को देता है, जितनी भी चीजें बिजनेस पार्टनर को देगा, ठीक है, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी जितनी भी चीजें बिजनेस पार्टनर को देगा वो हम कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस किसको दे रहा है, पार्टनर को। सैलरी, बिजनेस किसको दे रहा है, पार्टनर को। ठीक है, तो ये सारी चीजें पार्टनर को मिल रही है ना, तो वो सब कहाँ पे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है,
अब डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड में आपको ना ये दो चीज खाली ध्यान रखना, ये दो चीज जो मैं टिक कर रहा हूँ और बॉक्स बना रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस रहे, बाकी चीजों पे फोकस मत करना, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ना सिर्फ आप ये दो चीज का नाम ध्यान में रखो बस, और ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ये दो चीज, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये दो चीजें कहां पर आती हैं, डेबिट। आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो अगर याद नहीं होता तो। देखो ड्राइंग का फर्स्ट टू लेटर क्या है, डी आर, ठीक है, तो इससे भी ध्यान रख सकते हो। डेबिट में मतलब ड्राइंग है तो डेबिट में ही जाएगा ऑलवेज, ठीक है। और चाहे ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, दोनों भी कहां पर जाएंगे, डेबिट में ही जाने वाले हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब होता क्या है ये भी मैं बता देता हूं यहाँ पे। जैसे कि मान लो पार्टनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही पार्टनर बिजनेस से अगर कोई सामान लेकर जाए, किसके लिए, सामान या पैसा लेकर जाए किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे कहते हैं ड्राइंग, उसे कहते हैं ड्राइंग। अगर पार्टनर बिजनेस से कोई सामान या पैसा लेके जाता है तो उसे कहते हैं ड्राइंग, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो ड्राइंग लेके गया है पार्टनर उसके ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर किसको देगा, बिजनेस को देगा, तो वो कहां पर आएगा, डेबिट। तो डेबिट में आपको ये दो चीज ध्यान में रखना है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे भी क्लोज करेंगे। तो इसे जब क्लोज करेंगे तो देखो यहाँ पे इसमें मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, 99% केसेस में क्रेडिट साइड ज्यादा होता है और बैलेंस कहाँ पे आता है, इधर आता है डेबिट में, ठीक है। तो ये दोनों जगह बैलेंस आ जाएगा, ए और बी का बैलेंस। तो इसका नाम क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब यहाँ पे हमें बैलेंस मिल गया, इसका नाम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर, ठीक है। यहां तक बैलेंस मिल गया। अब देखो ये जब भी बैलेंस मिलेगा इसे आगे तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखो थर्ड चीज हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, इसके बाद क्या बनाने वाले हैं, इसके बाद बनाने वाले हैं लास्ट बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैं जस्ट छोटा सा यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ये अमाउंट को ध्यान में रखने के लिए। सो देखो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइबिलिटी, और यहाँ पर क्या आएगा, असेट, ठीक है, लाइबिलिटी और असेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। लाइबिलिटी का साइन क्या समझना आप, लाइबिलिटी का साइन क्रेडिट समझना, और असेट्स का साइन क्या समझना आप, असेट्स का साइन डेबिट समझना, ठीक है। लाइबिलिटी को क्या समझोगे, क्रेडिट, और असेट्स को क्या समझोगे, डेबिट, ठीक है। हालांकि ऐसे लिखना नहीं होता है, ठीक है, मतलब फॉर्मेट में, लेकिन ये जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन आपको बैलेंस मिला यहाँ पे, वो किस साइड मिला, डेबिट में मिला है ना, किस साइड मिला है, डेबिट में। तो ये ट्रांसफर कहाँ पे होता है, हमेशा क्रॉस, मतलब डेबिट में बैलेंस मिला है तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो डेबिट में मिला है तो क्रेडिट में ट्रांसफर, क्रेडिट कौन है, लाइबिलिटी है कि असेट है, ऑफ कोर्स क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी ही है। अच्छा सर तो ये जो बैलेंस मिला है वो दोनों भी हमें लाइबिलिटी में इधर ही निकालना है, इधर ही लिखना है, यस। ये दोनों भी बैलेंस यहीं पे शिफ्ट होगा लाइबिलिटी में, और क्या नाम से लिखेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों पार्टनर का नाम ए और बी, और जो दोनों अमाउंट आया हुआ है वो दोनों अमाउंट लिखेंगे और टोटल करके बाहर लिख देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। क्या किया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंस मुझे यहाँ पे मिला है वो दोनों भी कहाँ पे जाएगा, डेबिट में मिला है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और क्रेडिट क्या होता है, लाइबिलिटी ही होता है, तो लाइबिलिटी में लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल और यहाँ, ठीक है। अच्छा सर मान लो कभी इधर आ गया तो बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस आ गया तो कहाँ पे बैलेंस मिला, क्रेडिट में, ठीक है। तो वो कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा, ठीक है। क्रेडिट में मिला है तो कहाँ पे जाएगा, डेबिट। हालांकि मिलता नहीं है, ये करंट अकाउंट जब आप बनाओगे ना, करंट अकाउंट, तो उसमें चांसेस होते हैं मिलने के, कैपिटल अकाउंट में नहीं मिलता है ज्यादातर, ठीक है। करंट अकाउंट में चांसेस होते हैं, तो वो यहाँ पे आई बात समझ में। तो यहां तक मैंने आपको क्या बता दिया, जो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्या देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट देखते हैं यहाँ पे, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट,
ये रहा आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। देखो लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या होता है, कोई अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, याद रखो, ठीक है। और इसमें हम टू और बाय कभी भी नहीं लिखते। टू और बाय किस में लिखते हैं, अकाउंट में लिखते हैं, स्टेटमेंट में टू और बाय नहीं लिखा जाता है, याद रहे, ठीक है। तो अब परफॉर्मा देखते हैं। तो देखो लाइबिलिटी साइड में अभी जस्ट बताया ना मैंने, कैपिटल अकाउंट, तो जो भी पार्टनर्स का अमाउंट होगा वो नाम लिखना है यहाँ पे, और दो या तीन पार्टनर जो भी होंगे उनका अमाउंट टोटल करके बाहर लिखना, ठीक है। और अगर पार्टनर्स करेंट हुआ तो भी उसका बैलेंस यहाँ पे लिखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब कर्ज, जो कि बिजनेस को क्या करना है, चुकाना है, ठीक है। बिजनेस को क्या करना है, चुकाना है। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा, अमाउंट विच इज पेबल, अमाउंट विच इज पेबल, जो अमाउंट हमें क्या करना है, किस देना बाकी है, दे नहीं दिया, अगर दे दिया होगा तब क्या लाइबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। अमाउंट देना बाकी है तो उसे कहते हैं पेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या पेबल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा ये दो पॉइंट जो दिया है इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट में, ठीक है। बाकी का देख लेते हैं पहले। क्या दिया है लाइबिलिटी में, लोन ऑन मॉर्गेज, ठीक है। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, मतलब आपने कुछ चीज सामान या ज्वेलरी कुछ भी ऑर्नामेंट्स गिरवी रखने के बाद लोन लिया, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का कर्ज हो गया ना, तो लाइबिलिटी में आएगा। बैंक से आपने लोन लिया, लाइबिलिटी में आ जाएगा। पार्टनर से आपने लोन लिया, लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। बिल्स पेबल, देखो अभी बताया मैंने, पेबल का मतलब पैसा देना बाकी है, तो आपने अगर किसी से उधारी लिया होगा तो पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसको मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर को। जो बिजनेसमैन बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हैं ना, उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, जिसमें वो अपने अकाउंट में जितने पैसे रखे हैं उससे ज्यादा पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बैंक उनको ज्यादा पैसे निकालने की फैसिलिटी देती है, ठीक है, करंट अकाउंट होल्डर को। तो अभी देखो बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसे निकाले, बैंक का पैसा आपने यूज किया, ठीक है, तो लौटाना तो है ना बैंक को, तो उसे क्या कहेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब कौन होता है, देखो यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ। क्रेडिटर्स मतलब अगर उसे सिंपल वर्ड में कहा जाए तो क्रेडिटर्स मतलब होता है सप्लायर। क्रेडिटर्स मतलब क्या होगा, सप्लायर, जिससे आपने उधार में सामान खरीदा है, ठीक है, जिससे बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा है और उसको देना, रिटर्न करना बाकी है, ठीक है, उसको रिटर्न करना बाकी है पैसे, तो वो भी एक तरह का लाइबिलिटी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद में क्या दिया है, ये एक साथ है, इसको आप कंफ्यूज मत होना, ये एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया है तो उसको माइनस कर देना यहाँ से, फिर अमाउंट बाहर लिखना, वो हम सम सॉल्व करेंगे तो देखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अच्छा यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग लिखा है, आउटस्टैंडिंग मतलब ये नहीं कि ओ वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, जिसमें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वैसा नहीं है, वैसा मत समझना। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब बैलेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बैलेंस, बैलेंस यानी कि रिमेनिंग है, मतलब पैसे देना, खर्चा लिखा है ना आगे देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कि खर्चा देना बाकी है, मतलब जो एक्सपेंस हो गया है ना उसको पैसे देना बाकी, ठीक है, तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। फिर उसके बाद में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आप इनकम एडवांस में ले लेते हो ना तो ये भी एक तरह का लाइबिलिटी होता है। अब आप सोचोगे कि सर कैसे, हमने अगर इनकम, अगर किसी से पैसे ले लिया एडवांस में तो ये तो हमारे लिए इनकम हुआ ना, नहीं, यहाँ पे आपने इनकम कैसे लिया है, एडवांस में लिया है, काम पूरा होने के बाद में अगर लिया होता तब वो आपके लिए इनकम होता, लेकिन फिलहाल के लिए ये आपके लिए क्या है, आपने काम कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, आपने एडवांस में पैसे ले लिए तो ये आपके लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेस, अगर कोई टैक्सेस वगैरह पेमेंट करना बाकी है गवर्नमेंट को तो ये भी एक तरह से क्या होता है, आपके लिए लाइबिलिटी होता है। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी का पॉइंट समझ में आया। यहाँ पे देखो दो पॉइंट बाकी है जो मैंने बोला कि लास्ट में बताता हूँ, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं पता है आपको, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये बिजनेस में रखे हुए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, बिजनेस में रखे हुए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड मतलब, सर एक्यूमुलेटेड मतलब
एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा किए हुए प्रॉफिट, जो हर साल प्रॉफिट होता है ना, ठीक है, जो हर साल नेट प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और जनरल रिजर्व मतलब जो पैसे जमा करके रखे रहते हैं साइड बाय साइड, थोड़े सेविंग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो आप सोचोगे सर ये जब अगर प्रॉफिट है तो ये लाइबिलिटी में क्यों है ना, अगर सर ये प्रॉफिट है तो लाइबिलिटी में क्यों है, असेट्स में होना चाहिए ना। देखो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो आपका प्रॉफिट यहाँ पे लाइबिलिटी में रखा हुआ है, ठीक है, वो दरअसल एक्चुअली में किसका प्रॉफिट है, ये तो ओनर का पैसा है ना, है कि नहीं, ये किसका पैसा है, ओनर का पैसा है। और ये कहाँ पे रखा हुआ है, हम ये किसके अकाउंट अकॉर्डिंग बना रहे हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है ना, क्योंकि ये पैसा एक्चुअली में किसका है, पार्टनर्स का पैसा है ना, इन लास्ट, ठीक है, तो एक तरह से ये बिजनेस के ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है कि उन्हें पार्टनर को ये पैसे देना बाकी है, उनका पैसा नहीं, बिजनेस का पैसा नहीं है, ये पार्टनर का पैसा। आई बात समझ में, इसलिए ये लाइबिलिटी में होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, या फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं असेट्स। अब असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट्स का सिंपल वर्ड में बताता हूं, असेट्स मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है, असेट्स का सिंपल वर्ड क्या है, प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी को कहते हैं असेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे, मैंने इसको इजी वर्ड में यहाँ पे करके 4 चीजों में बताया, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा सा इतनी सारी चीजें दी हुई है, ठीक है, देखो असेट्स में, लेकिन उसको मैं सिंपल करता हूँ 4 चीजों। पहली चीज है फिक्स असेट, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, देखो FICM, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं याद करने के लिए, तो फिश इन करी मसाला, ठीक है, फिश इन करी मसाला, ठीक है। हालांकि जस्ट ये शॉर्टकट ऐसे बनाया है इसको समझने के लिए और याद रखने के लिए, ठीक है, ताकि वो सारा असेट्स याद हो जाए। फिश इन करी मसाला, ठीक है, एक्चुअली में ये फिश इन करी मसाला नहीं है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एफ फॉर फिक्स्ड असेट, I for investment, C for current assets and M for miscellaneous expenses, ठीक है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो देखो फिक्स असेट क्या होता है, जो 1 साल से ऊपर का असेट्स होता है, ठीक है, जिसका पीरियड ड्यूरेशन पीरियड क्या होता है, लाइफ 1 साल से ज्यादा का होता है, उसे कहते हैं फिक्स असेट, ठीक है। तो फिक्स असेट के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, फिक्स असेट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है टैंजिबल असेट्स और इनटैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स मतलब जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, उसे कहते हैं टैंजिबल असेट्स। और इनटैंजिबल मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे कहते हैं इनटैंजिबल असेट। जैसे कि गुडविल, है ना, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ना, तो बिजनेस का रेपुटेशन दिख रहा है कहीं पे, देखो वहां पे जा रहा है हवा में, इसका रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, ऐसा देख सकता है क्या, देख सकते हो आप, नहीं देख सकते, तो ये क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए असेट होता है, बिजनेस के लिए असेट होता है। तो फिक्स असेट के 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मोटर वैन, ठीक है, लीज होल्ड, प्रीमाइसेस, ये सारे क्या है, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट। दूसरा क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, एक्सेस पैसे हैं, ठीक है, अब वो बिजनेस ने क्या किया है, एक्सेस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, असेट बन जाता है ना। अगर आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, असेट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। चाहे आप कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है, चाहे शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करो, डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट करो, तो ये क्या बन जाता है, असेट बन जाता है, ठीक है। तो आई होप पहला फिक्स असेट, दूसरा इन्वेस्टमेंट समझ में आया होगा। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स मतलब क्या होता है, जो 1 साल के लिए असेट होता है, ठीक है, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर के लिए जो असेट होता है उसे कहते हैं करंट असेट।
ठीक है सर, जैसे जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, देन बिल रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब जो 1 साल के लिए आपके लिए असेट होता है, जो बिजनेस का वर्किंग कैपिटल होता है, उसे कहते हैं करेंट असेट। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब, ठीक है, जैसे कि अब आप सोचोगे सर असेट्स में एक्सपेंस कहाँ से आ गया, ये वो वाला एक्सपेंस नहीं है। इस एक्सपेंस का मतलब क्या है कि बिजनेस ने क्या किया है, खर्च किया है, ठीक है, बिजनेस ने कोई एक्सपेंस किया है, लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले सालों में भी क्या कर रही है, बिजनेस उठा रही है, उसे कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लो बिजनेस ने कोई लोगो बनाने के लिए किसी को पैसे दिए थे, ठीक है, लोगो बनाने के लिए बिजनेस को पैसे दिए थे, ठीक है, लोगो बनाने के लिए बिजनेस ने पैसे दिए थे, अब लोगो बना के किसी ने रिटर्न कर दिया, ठीक है, वन सेकंड ना, लोगो बनाने के लिए बिजनेस ने किसी को पैसे दिए और उसने क्या कर दिया, लोगो बना के बिजनेस को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब बिजनेस को रिटर्न करने के बाद में मुझे बताओ कि ये लोगों का एक्सपेंस तो एक बार ही दिया ना, लोगों का जो पैसा खर्च हुआ वो तो एक ही बार हुआ, लेकिन क्या मुझे बताओ कि नेक्स्ट ईयर अगर 1 साल आपने यूज किया ये लोगो, अब नेक्स्ट ईयर आप यूज करोगे तो फिर से पैसे दोगे क्या लोगो बनाने वाले को, नहीं ना, फिर से पैसे दोगे नहीं दोगे, उसके अगले साल पैसे दोगे नहीं दोगे, एक ही बार आपने दिया, लेकिन उसका बेनिफिट आप आने वाले फ्यूचर में भी ले रहे हो, उसे ले कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और ये आपका असेट्स में आता है। कहाँ पे आता है, असेट्स में इसको लिखते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, तो इसी के साथ में ये जो असेट्स और लाइबिलिटी दोनों भी आई होप समझ में आया होगा। और लास्ट में इसमें बैलेंस नहीं आता है, इसमें क्या होता है, ये जब आप ये दोनों का टोटल करोगे, ठीक है, जब आप ये लाइबिलिटी और असेट्स दोनों का टोटल करोगे तो टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है, दोनों का लाइबिलिटी और असेट्स का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर दोनों का टोटल सेम आया तो ही आपका सम क्या है, राइट है, ठीक है, जिसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं टैली। अगर दोनों सेम आया तो क्या कहेंगे उसे, सम आपका क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। जो कंप्यूटर कोर्स है टैली, वो टैली नहीं है, ये टैली मतलब इक्वल सेम, ठीक है, तो आपका सम क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो में हमने क्या क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसको रिवाइज कर लिया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा बैलेंस शीट। तो ये मैंने आपको तीनों अकाउंट और एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे फाइनल अकाउंट, ठीक है, एडजस्टमेंट देखेंगे, क्लियर। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखो, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया था तो एक बार वापस से रिवाइज करके देखो, अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू।